अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? सिंगापुर के हवाले से फिर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, उनका ये क्लेम होता है जी मुझे नहीं आता या मुझे नॉलेज नहीं है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है और आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कभी भी नहीं कहा मैंने कि जी मुझे हर चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है। नो बडी इज़ परफेक्ट, नो वन। नॉलेज इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में नहीं होती। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। जो आपका वीज़ा कंसल्टेंसी है ये डिपेंडेंट होती है अपॉन पॉलिसी। पॉलिसी किससे निकालनी होती है? पॉलिसी उस पर्टिकुलर सरकार ने निकालनी होती है, और जिस मुल्क के लिए पॉलिसी निकालनी है उसकी एम्बेसी होती है, उसकी वेबसाइट है। आप उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपडेटेड। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहे या जो हमारी रिसर्च इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको, जो क्वालिटेटिव डाटा, उसको ओवरऑल वर्बली कन्वर्ट करके आसान लफ्ज़ों में अपनी ऑडियंस को बताते हैं। अब सिंगापुर के हवाले से बहुत सारी बातें, अक्सर लोग मुझे कॉल करके पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, मुझे उनका आइडिया होगा नहीं होगा, टू हेल्प विद इट। मुझे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे से लेना देना है जो मेरे पास ऑप्शंस हैं। मेरे पास ज़्यादातर लोग कौन मुझे सुनते हैं, कौन देखते हैं, जिनका काम होता है कि वो किसी तरह मुल्क से हिजरत कर लें और वो सिंगापुर चले जाएं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करें, वहाँ पे उनको कोई नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने सिंगापुर विजिट भी किया, मैंने सारा लॉ भी पढ़ा, कोशिश भी की, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखी, जितनी रिसर्च कर सकता था कि हो सकता है बहुत सारी रिसर्च मैंने ना की हो, मैं मानता हूँ हो सकता है ना की हो, लेकिन ओवरऑल मेरी रिसर्च में क्या है, आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर घर बैठ के सिंगापुर की कंपनीज में अप्लाई करें। अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो ज़्यादा ईजी है। सिंगापुर की कंपनीज में आप अप्लाई करें, वहाँ से अगर आपको कोई ओवरऑल कोई भी बंदा जो है, कोई भी कंपनी आपको कंसिडर करते हैं, आपको इंटरव्यू करते हैं ऑनलाइन और उनको समझ आती है कि आप उनकी ज़रूरत के हैं या उनको आपकी ज़रूरत है, तो वो आपके नाम पे इन्विटेशन लेटर भेजते हैं। वो इन्विटेशन लेटर या वो जॉब ऑफर लेटर जो होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं और सिंगापुर या एम्बेसी में ओवरऑल ज़्यादातर ई वीज़ा होता है, आप एजेंट के थ्रू करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ई वीज़ा होता है या वो फिजिकली एम्बेसी में सबमिशन होंगी, क्योंकि पासपोर्ट आपके पास रहेगा, खाली स्कैन कॉपी होगी सिंगापुर वीज़े के लिए। मे बी ओवरऑल जब आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो उसमें एम्बेसी डिमांड कर सकती है आपका वीज़ा। मे बी ई वीज़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन एम्बेसी, रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं। आपके पास वहाँ से जॉब ऑफर आ गई, आपने उस जॉब ऑफर के बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई किया एम्बेसी में, एम्बेसी ने आपको वीज़ा दे दिया, आप चले गए। नंबर 1 एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया जो कि टूरिस्ट वीज़ा होगा। उसके लिए आपके पास बैंक में 8-10 लाख रुपया होना चाहिए। आप एज ए टूरिस्ट सिंगापुर इंटर करते हैं और वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, फिजिकल इंटरेक्शंस करते हैं, और अगर वहाँ पे कोई आपको जॉब देता है, अगेन उसके प्रोसेस के लिए मे बी आपको वापस आना पड़े और दोबारा अपना जो है वर्क परमिट का सारा प्रोसेस करें और फिर आप जाएंगे। दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये है कि जिन जिन लोगों के पास जो कंपनीज वहाँ पे हैं ऑलरेडी सिंगापुर में एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, वो आपके नाम का वर्क परमिट निकालें वहाँ से और आपको भेज दें, जिसकी बेस से आप वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन वो जो भी कंपनी आपके नाम का वर्क परमिट देगी वो आपकी लेवी पे करती रहेगी, जो भी 500-600 सिंगापुरी डॉलर्स में भी 1000 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर। वो हर महीने उस कंपनी ने आपकी लेवी सिंगापुर अथॉरिटी को पे कर दी है। तो ये 3-4 चीज़ें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन ये थी जो मैंने बताई है कि अगर आप बैठे बैठे यहाँ पे ऑनलाइन एलएलसी बना लें, अपनी कंपनी बना लें सिंगापुर में, अपना एक बिज़नेस रजिस्टर्ड कर लें। बिज़नेस रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे बिज़नेस को ओवरऑल रन करें, यहाँ पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। और उस बिज़नेस को रन करने के बाद आप अपना एक बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें सिंगापुरियन अथॉरिटी आपको अच्छा वीज़ा दे सकती है। मे बी 10 साल का भी हो सकता है, ये बिज़नेस वीज़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप उनको यकीन दिलाएं कि आप सिंगापुर की इकॉनमी में रहते हुए वहाँ पे डॉलर जनरेट कर सकते हैं और वो वहीं पर आप डॉलर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसमें आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 20 लाख रुपये। ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप सिंगापुर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी फलाना पास कैसे मिलता है, मैंने तो उन पास के बारे में कभी तक सुना नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन हैं, या तो एक एस पास है जो कि ज़्यादातर आईटी वालों को मिलता है, या एक वर्क परमिट है जो आप कोई भी कंपनी लेबर के लिए निकाल सकती है, या ओवरऑल अपनी एलएलसी बना के अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 4-5 ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें आप सिंगापुर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नॉलेज में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे भी हो सकती है एम्प्लॉयमेंट पास की कोई और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एज़ पर टुडेज़ नॉलेज में इसमें मज़ीद रिसर्च भी कर सकता हूँ। लेकिन एज़ पर टुडेज़ नॉलेज जो मेरे पास ऑप्शन हैं, जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आप सिंगापुर शिफ्ट होना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके पास लीगल प्रोसेस क्या है वो मैंने हमेशा आपको बताता आया हूँ और बताता रहूँगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।